हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7 का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। चैप्टर इज ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन जो है वो हम लोग ऑलरेडी ईएमआई चैप्टर के लास्ट टॉपिक में देख चुके हैं, एसी जनरेटर में। ठीक है, तो अब हम लोग वहां से ही वन स्टेप आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है कि एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज था उसकी इक्वेशन थी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इसकी हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करनी। अब क्योंकि ये साइनोसॉइडल कर्व है तो साइन कर्व इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर आप एक साइकिल की बात करो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल, तो जितना पॉजिटिव वैल्यू उतना नेगेटिव वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, पर अगर हम हाफ साइकिल की बात करें 0 से लेके t/2, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू कितनी होती है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी चीज का एवरेज फाइंड करते हो, सपोज मान लो मैं x का एवरेज वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x dt फ्रॉम टाइम से t1 टू t2, और जो लिमिट्स है उसका डिफरेंस आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है। ये एवरेज फॉर्मूला, सॉरी ये जनरल फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो करंट का अगर हमें एवरेज फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ i dt, और कौन से टाइम के लिए, तो 0 से लेके t/2 के लिए, और डिवाइडेड बाय लिमिट्स का डिफरेंस जो है t/2 माइनस 0, दैट इज t/2। ठीक है, अब करंट की जो है वैल्यू रख दो, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, और जो नीचे t/2 है वो ऊपर आएगा तो हो जाएगा 2/t। ठीक है, आई नॉट को भी बाहर निकाल दो, तो दिस इज 2 आई नॉट अपॉन टी, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट्स लगा दो 0 से लेकर t/2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन टी, और ओमेगा को भी बाहर निकाल दो, ओमेगा होता है 2π/कैपिटल टी, ओमेगा भी बाहर चला गया। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन होती है तो लोअर लिमिट रखना होता है, दैट इज cos 0, टी की जगह मैं 0 रखूंगा तो cos 0 मिलेगा, माइनस अपर लिमिट रखूंगा तो ये जगह cos ऑफ ओमेगा की वैल्यू है 2π/कैपिटल टी, और स्मॉल टी की जगह रखूंगा t/2, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, देखो 2 का जाएगा, टी का जाएगा, cos में -1 होता है, 1 माइनस माइनस 1 2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 कैंसिल, टी कैंसिल, और आई नॉट बाई पाई, तो दिस इज इक्वल टू 2 आई नॉट बाई पाई, और इसको हम लोग लिखेंगे 0.637 आई नॉट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 63.7% ऑफ मैक्सिमम करंट। तो जो एवरेज वैल्यू है करंट की, ठीक है, वो इतनी है, या उसका फॉर्मूला जो है वो आप लोग ये याद रख सकते हो, दैट इज 2 आई नॉट अपॉन 5। ठीक है, तो किसी भी चीज का एवरेज फाइंड करना तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है भाई, आवाज मत करना है, तेरी आवाज उधर कर बीच में आ गई, देख। अब हम लोग जो है एवरेज वैल्यू के बाद आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट देखते हैं। चलो, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट नाम से पता चल रहा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और फाइंड अगर करना आरएमएस वैल्यू तो उल्टा जाना है, पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन फाइंड करना है, फिर रूट करना है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मुझे ये जो करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी अगर मुझे आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले मैं स्क्वायर करूंगा, तो आई स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब मुझे मीन फाइंड करना, मीन मतलब एवरेज वैल्यू, तो अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं एवरेज वैल्यू। कैसे फाइंड करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, यहाँ पे टाइम का जो भी लिमिट्स रखोगे 0 से t, और उसी का हमको यहाँ पे नीचे डिफरेंस लिखना है। इसको सॉल्व करने पे हमें जो भी आंसर आएगा उसका हमें करना है रूट। ठीक है, हमने स्क्वायर कर दिया, एवरेज मीन लिख दिया, और अब हमें रूट करना है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो आई नॉट स्क्वायर बाहर जाएगा, ठीक है, और नीचे t है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट्स रखोगे 0 से t, तो आंसर आएगा यहाँ पर t/2। साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो, सबका एवरेज हाफ होता है। अगर आप 0 से 1 करोगे तो एवरेज हाफ होगा, 0 से t करोगे तो एवरेज हो जाएगा t/2। तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और अब अगर हम रूट करेंगे कि मैं पहले स्क्वायर किया, फिर मीन किया, फिर रूट किया, दिस इज आई आर एम एस, दैट इज रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसका रूट करेंगे तो हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2। तो आई नॉट बाई रूट 2 जो है उसकी वैल्यू रहेगी 0.707 आई नॉट, which is 70.7% of maximum current।
ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला आई नॉट बाई रूट 2 वेयर आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू, या फिर आप ये भी याद रख सकते हो, इट इज 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जो एसी मीटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एसी एमीटर है या एसी वोल्ट मीटर है, तो वो हमेशा आरएमएस वैल्यू देगा, और जो डीसी मीटर्स होते हैं वो हमेशा एवरेज वैल्यू देते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। और कांस्टेंट अगर कोई वैल्यू, जैसे मान लो करंट की वैल्यू है 5, कांस्टेंट है, उसका एवरेज वैल्यू भी 5 होगा और उसका आरएमएस वैल्यू भी 5 होगा, तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरएमएस वैल्यू। अब आरएमएस और एवरेज फाइंड करने के और भी मेथड होते हैं, तो वो आप लोग जो डिटेल वीडियोस है उसमें आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये मैंने यहाँ पे सिंपल वाले मेथड बताए हैं यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड में जो है इसका डेरिवेशन शायद तुमसे पूछा नहीं जाएगा, खाली तुम्हें फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। ठीक है। और अगर मान लो पूछा जाता है तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर, मतलब एक प्योरली रजिस्टिव सर्किट है जिसमें खाली रजिस्टर है और उसमें हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं। एसी वोल्टेज इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज आई। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी जैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, फिर कैपेसिटिव, फिर इंडक्टिव, तीनों देखने वाले हैं, और तीनों में हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी एलिमेंट है उसके अक्रॉस हम लोग जो है वोल्टेज लिखेंगे। ठीक है। जैसे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होता है आईआर, इंडक्टर होता है एलडीआईडीटी, और कैपेसिटर होता है क्यूआईसी। तो वोल्टेज लिख दिया, फिर उस वोल्टेज को इस वोल्टेज से इक्वेट करेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी से। इक्वेट करने के बाद हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, करंट की वैल्यू साइन के टर्म्स में होनी चाहिए, और फिर हम वोल्टेज और करंट का फेज कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर हो जाएगा आई इंटू आर। ठीक है। और ये जो वोल्टेज है इसको इस वोल्टेज से इक्वेट करो, देयरफॉर ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई इंटू आर। नेक्स्ट स्टेप है करंट फाइंड करना, तो करंट हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, और ई नॉट अपॉन आर को हम लोग आई नॉट लिख सकते हैं, दिस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो करंट की इक्वेशन है इसको हम लोग वोल्टेज की इक्वेशन से फेज का कंपैरिजन करेंगे। फेज मतलब जो साइन के पीछे वाला टर्म होता है वो, इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज भी ओमेगा टी है, तो हम बोलेंगे करंट और वोल्टेज जो है दोनों सेम फेज में है, और अगर फेज दोनों सेम है तो फेज डिफरेंस will be 0। ठीक है। तो यहां से मैं कंक्लूड करूंगा कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, दैट इज फेज डिफरेंस इज 0। पानी की वैल्यू जो है वो क्या है, 0। अब हम लोग जो है इनका वेवफॉर्म डायग्राम और फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो देखो, क्योंकि दोनों के इक्वेशन में साइन आ रहा है तो दोनों को हमें साइन ग्राफ की तरह बना देना है। सबसे पहले आप वोल्टेज बनाओ और वहां पे लिख दो ई नॉट, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, फिर आप करंट बनाओ और फिर आप यहाँ पे लिख दो, मैं थोड़ा अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है। तो आप करंट को इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है। ये हो गया आपका करंट, और यहाँ पे लिख दो आई नॉट। ठीक है। इसके बाद अगर आपको पावर की ग्राफ बनानी है तो पावर के लिए आपको इनको मल्टीप्लाई करना, करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना, दोनों के ग्राफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव इज अगेन पॉजिटिव, तो पावर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पावर क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, तो इसलिए हम प्लस प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो जो पावर है वो आपका हो गया पॉजिटिव, और यहाँ पे माइनस माइनस है उनको मल्टीप्लाई करोगे फिर से पॉजिटिव, तो पावर का ग्राफ फिर से पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर का ग्राफ। अब पावर की मैक्सिमम वैल्यू वगैरह कितनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे आप यहाँ पे ये करंट और वोल्टेज की इक्वेशन है, इनको मल्टीप्लाई करोगे पावर मिल जाएगा, पावर इज ई इंटू आई विच इज ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये पावर का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। अब देख सकते हो आप साइन स्क्वायर है इसलिए ग्राफ जो है वो सिर्फ पॉजिटिव है, ऊपर है, स्क्वायर है। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा, और साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर विल बी ई नॉट आई नॉट बाई 2। तो ये इक्वेशन हो गई एवरेज वैल्यू ऑफ पावर। मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, दैट इज ई नॉट इंटू आई नॉट। तो आप ग्राफ में अगर मैक्सिमम वैल्यू को लिखोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस वैल्यू इज मैक्सिमम वैल्यू विच इज ई नॉट इंटू आई नॉट, और एवरेज वैल्यू यहाँ पे कहीं पे होगी, वो होगी ई नॉट आई नॉट बाई 2। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेवफॉर्म डायग्राम। अब फेजर डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो दोनों के फेज ओमेगा टी है, तो सपोज इस साइड एंगल 0 है, ओमेगा टी इधर कहीं पे एंगल बना देते हैं, दिस एंगल इज ओमेगा टी, तो वोल्टेज ओमेगा टी एंगल में है और करंट भी ओमेगा टी एंगल में है, तो दोनों को सेम डायरेक्शन में बना दो। ठीक है। तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। ओके।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एंड दैट इज वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। सिमिलर स्टेप्स है हमारे पास, एक इंडक्टर है, ठीक है, और इसको हमने एक एसी सप्लाई से कनेक्ट किया है। वोल्टेज इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब सेम स्टेप, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का फॉर्मूला है L di बाई dt। इस वोल्टेज को ये वोल्टेज से इक्वेट करो, देयरफॉर E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L di बाई dt, ठीक है। यहां से हमें करंट फाइंड करना है, तो हमारे पास di की वैल्यू है, और di की वैल्यू से अगर I फाइंड करना तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो di की वैल्यू पहले मैं लिख देता हूं, दिस इज E नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। अब मुझे I फाइंड करना है तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E नॉट बाई L, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है। अब हमारा जो करंट का आंसर है वो साइन के टर्म्स में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा दिस इज E नॉट अपॉन ओमेगा L माइनस ऑफ कॉस को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब ये जो है वो कैसे आता है वो मैं वैसे बता चुका हूँ, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे साइन ऑफ थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ दिस इज साइन ऑफ, माइनस कॉमन निकालता हूँ इक्वल टू कर देता हूँ, माइनस बाहर निकाला तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा। तो इसलिए हम लोग माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी हम लोग साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें करंट की इक्वेशन मिली। अब यहाँ पे वोल्टेज अपॉन समथिंग है, तो समथिंग वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस जो हम लोग उसको करंट लिखते हैं, तो हो जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और ये जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है इसको हम लोग एक्सेल कहते हैं, और एक्सेल जो है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो ये होगा 2 पाई एफ एल, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो इसका यूनिट जो है वो भी ओम है, और डेफिनेशन में आप लोग लिख सकते हो इट इज द ऑपरेशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय एन इंडक्टर इन एन एसी सर्किट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, करंट की जब इक्वेशन हमें मिल जाती है, ठीक है, तो हम लोग वोल्टेज की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो मैं करंट की इक्वेशन जो है फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और वोल्टेज की इक्वेशन से मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ, तो इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, मतलब करंट का फेज पीछे चल रहा है एंगल पाई बाई 2, तो मैं लिखूंगा करंट इज लैगिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल पाई बाई 2। करंट जो है पीछे चल रहा है, लैगिंग मतलब पीछे चल रहा है वोल्टेज से, कितना एंगल पाई बाई 2, तो फेज डिफरेंस जो है वो हो गया पाई बाई 2, ठीक है। अब अगर हम फेजर डायग्राम पहले बनाते हैं तो देखो ये अगर जीरो है तो ओमेगा टी एंगल पे हमेशा आप ई नॉट को लिख दो, ठीक है। अब क्योंकि करंट पीछे चल रहा है एंगल पाई बाई 2, तो इससे पाई बाई 2 एंगल पीछे आप लोग करंट को बना दोगे और यहाँ पे एंगल को पाई बाई 2 बता दो, ये हो गया आपका फेजर डायग्राम, ठीक है। अब वेवफॉर्म डायग्राम की बात करते हैं, तो वेवफॉर्म डायग्राम में सबसे पहले हमेशा वेवफॉर्म बनाना होता है वोल्टेज का, और यहाँ पे लिख दो ई नॉट, ठीक है। अब करंट फेज में पीछे है वाइन एंगल पाई बाई 2, देखो ये जीरो होता है, ठीक है, ये 180 ये 360, तो पाई बाई 2 मतलब 90 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इतना करंट पीछे चल रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर फेज में पीछे चल रहा है तो दिखने में आगे होगा, और अगर फेज में आगे है तो दिखने में पीछे होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे सेकंड वाली वेव को, ठीक है। तो ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा बन गया करंट का आई नॉट, ठीक है। आई नॉट की एम्पलीट्यूड बता दिया, ठीक है। देखो बच्चों, अगर कोई वेव, पहली वेव ऐसी है तो दूसरी वेव ऐसी है, तो ये ए या बी है, तो बी वाली वेव दिखने में आगे है, दिखने में अगर आगे तो फेज में होगी पीछे, तो सिमिलरली करंट वाली वेव को हमने दिखने में थोड़ी आगे बनाई है, पर वो फेज में क्या है, पीछे वाला एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बनाना है नेक्स्ट पावर, ठीक है। तो पावर को जो हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, देखो ये पावर जो भी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज होता है, तो अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव होगा, तो पावर को नेगेटिव बना दो, फिर इधर साइड दोनों पॉजिटिव है तो पावर को पॉजिटिव बना दो,
ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो पावर फिर से नेगेटिव हो जाएगा, और ये दोनों नेगेटिव है तो पावर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ, जिसको हम लोग वेवफॉर्म डायग्राम कहते हैं। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें आपको ग्राफ गिवन होगा और आपको पूछा जाएगा कि सर्किट का एलिमेंट कौन सा है, मतलब प्योरली इंडक्टिव है या प्योरली कैपेसिटिव है या रेजिस्टिव है, तो आपको ग्राफ की मदद से भी सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब पावर की अगर हमें इक्वेशन देखनी है तो पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। वोल्टेज जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और करंट जो है वो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। और हमें ये पता है कि जो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा एक्चुअली कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी था, तो ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट माइनस साइन 2 इधर लिखता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा बाई 2। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि पहले तो जो पावर की फ्रीक्वेंसी है वो डबल है 2 ओमेगा, करंट और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज ओमेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी है डबल। ठीक है, और वो आप फेजर वेवफॉर्म डायग्राम में भी देख सकते हो कि इसकी अगर एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो इसकी 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो इसकी डबल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और दूसरा याद रखना साइन कॉस साइन 2 ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी सबकी एवरेज वैल्यू 0 होती है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर इज 0। और वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जितना पॉजिटिव नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो एवरेज वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो ये कैपेसिटर है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एसी सोर्स है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो है इतना होता है, ये तीनों का क्रॉस वोल्टेज जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज q बाई सी, इससे इक्वेट कर दो तो ई नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू होगी q बाई सी। अब यहाँ से करंट फाइंड करना है तो हमें चार्ज पता होना चाहिए, तो चार्ज को हमने लिख लिया, और करंट जो होता है दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज dq बाई dt, इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ई नॉट सी को ऐसे लगा, साइन का डिफरेंशियल होता है cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, अब ये ओमेगा और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ओमेगा सी, और कॉस को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट होता है, तो इसको मुझे नीचे लेके जाना है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन ओमेगा सी, तभी ये दोनों टर्म जो है वो सेम होंगे। और यहाँ पे लिख दिया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई। तो ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी है हमारे रेजिस्टेंस थीटा काम कर रहा है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई नॉट। ठीक है, तो ये हो गया करंट की इक्वेशन, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग नाम देते हैं XC। XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको तुम चाहो तो 1 अपॉन 2 पाई FC भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय अ कैपेसिटर इन एन AC सर्किट, इसका भी यूनिट जो है दैट इज ओम। ठीक है, अब करंट की हमें इक्वेशन मिल गई, वोल्टेज की इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम फेज कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो करंट की जो इक्वेशन है दैट इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, वोल्टेज की इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो हम लिखेंगे करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल पाई बाई 2। फेज डिफरेंस फिर से यहाँ पे पाई बाई 2 है, इस बार बस करंट लीड कर रहा है। ठीक है, तो जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, इस बार वेवफॉर्म डायग्राम पहले बना देता हूं। सबसे पहले आप जो है वोल्टेज को बना दो, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप जो है आप करंट को बनाओगे। तो क्योंकि यहाँ पे करंट फेज में लीड कर रहा है तो दिखने में पीछे होगा, तो करंट को आप यहाँ से पीछे से स्टार्ट कर सकते हो, 90 डिग्री का ध्यान रखना है बस। तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पहुंचेगा, फिर 0, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर 0, और फिर यहाँ पे मैक्सिमम। तो ये हो गया करंट का ग्राफ। आप चाहो तो यहाँ पे इस साइड के पोर्शन में थोड़ा डिलीट कर सकते हो इतना, अगर तुम्हें बाद में नेगेटिव वाला ग्राफ नहीं बनाना है तो इतना बना सकते हो ग्राफ। तो ये हो गया करंट और इसकी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज आई नॉट। ठीक है, अब पावर बना देते हैं हम लोग। देखो दोनों पॉजिटिव है, इस पॉइंट के इस साइड दोनों पॉजिटिव है, तो करंट और वोल्टेज पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो पॉजिटिव है तो मैंने इसको ऊपर पॉजिटिव बना दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नीचे दोनों नेगेटिव, पावर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पावर नेगेटिव। ठीक है, तो पावर की जो वेवफॉर्म है उससे आप लोग समझ सकते हो, देखिए कि एवरेज वैल्यू ऑफ पावर इज 0, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर इज 0। ठीक है, तो ये हो गया वेवफॉर्म डायग्राम।
ठीक है, और यहाँ से फिर से पता चलता है तुम्हें कि पावर की जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल है, और हम पावर की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, दिस इज ई नॉट आई नॉट, और साइन ओमेगा टी है वोल्टेज में और कॉस ओमेगा टी है करंट में, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है कॉस। फिर से यहाँ पे इसको लिख सकते हो ई नॉट आई नॉट साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ पावर इज 0, मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट आई नॉट बाई 2 है, 2 टाइम्स ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी डबल, ठीक है। और वेवफॉर्म डायग्राम की बात करें, सॉरी फेजर डायग्राम की, तो ओमेगा टी एंगल पे आपको बना देना है ई नॉट, और करंट फेज में लीड कर रहा है तो आगे बना दो बाय एन एंगल पाई बाय 2, 90 डिग्री पर करंट को आगे, ठीक है, लीड हो तो इस साइड, लैग हो तो इस साइड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज आरएलसी सीरीज सर्किट। अब हमने जो पढ़ा है इन तीनों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर एल और सी सीरीज में लगा दिया अक्रॉस अ वोल्टेज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर होता है आई आर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर हो जाएगा आई इंटू एक्सएल, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हो जाएगा आई इंटू एक्स सी, ठीक है। अब करंट जो फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे तीनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि सीरीज में, तो हम लोग जो है करंट को पहले एक डायरेक्शन में बना देते हैं और फिर हम लोग जो है फेज वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो मैं यहाँ पे वी आर को, जो कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, उसको करंट के साथ सेम फेज में बना दूंगा, ठीक है। इंडक्टर में क्या होता है कि करंट पीछे रहता है तो वोल्टेज आगे होगा बाय एन एंगल पाई बाय 2, और कैपेसिटर में क्या होता है करंट आगे होता है तो वोल्टेज पीछे होगा बाय एन एंगल पाई बाय 2, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल पाई बाय 2 बनाना है। अब इन तीनों वेक्टर्स का या तीनों जो वोल्टेजेस हैं उनका वेक्टर एडिशन करना है। तो देखो ये और ये इनके बीच में एंगल है 180 डिग्री, वीएल और वीसी के बीच में, और हमने अज्यूम किया कि वीएल की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, दिस इज इतना होगा, दिस इज वीएल माइनस वीसी, इन दोनों को माइनस कर दिया। अब वीएल माइनस वीसी और वीआर का अगर मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है तो मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट, दिस इज टोटल वोल्टेज, ठीक है। और ये एंगल जो है वो है फाई, विच इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टोटल करंट एंड टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस डायग्राम से वोल्टेज फाइंड करता हूँ तो होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, और ये जो है वो है वीएल माइनस वीसी, तो ये हो जाएगा वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर प्लस वीआर का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया टोटल वोल्टेज की वैल्यू। और ये वैल्यूज अगर आप लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हो तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू आर का स्क्वायर का अंडर रूट, और आई स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर निकालोगे तो रूट के बाहर आई हो जाएगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट जो है वो हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड इंपीडेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंपीडेंस। इंपीडेंस इज द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय आर एल एंड सी, ठीक है। तीनों के तीनों मिलकर कितना अपोज करते हैं, दैट इज इंपीडेंस। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये इंपीडेंस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, इसका भी यूनिट क्या है ओम, ठीक है। और वोल्टेज का फॉर्मूला जो है ये आप लोगों को याद रखना है, और ध्यान रखना है कि टोटल वोल्टेज इज नॉट वीएल प्लस वीसी प्लस वीआर, इन तीनों को ऐड मत कर देना, इट इज नॉट इक्वल टू दिस, स्केलर एडिशन नहीं है, वेक्टर एडिशन है, ठीक है। और अगर आपको ये फेज डिफरेंस फाइंड करना है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन, अगर आपको ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो tan phi लिख दो, tan phi हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज VL माइनस VC अपॉन VR, और सबकी वैल्यूज रखोगे तो I कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा XL माइनस XC अपॉन R, तो ये हो गया tan phi। इसी tan phi की मदद से आप अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हो, देखो tan phi हो जाएगा दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा XL माइनस XC और यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे लिख सकते हो Z, इसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल, क्या बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल, ठीक है। यहां से आप चाहो तो पावर फैक्टर जिसकी cos phi होता है, पावर फैक्टर cos phi होता है, उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, दैट इज R by Z, cos phi इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूलास पता होना चाहिए, टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला, इंपीडेंस का फॉर्मूला, और फेज डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान रखना, अगर मान लो किसी भी सर्किट में जैसे अभी हमने लिखा tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R,
तो यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, ठीक है, मतलब जो भी बड़ा हो उसके हिसाब से आंसर पॉजिटिव लेना। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो इंडक्टर का असर ज्यादा है, मतलब अगर एक्सएल जो है इज ग्रेटर देन एक्सी है, ठीक है, इंडक्टर का अगर असर ज्यादा होता है तो करंट विल लैग द वोल्टेज, हमेशा एंगल जो भी होगा वो आप फाइंड कर सकते हो। अगर उल्टा होता है, एक्सी की वैल्यू ज्यादा है एक्सएल से, तो करंट जो है वो लीड करेगा, ठीक है, और अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, ठीक है, क्योंकि उस केस में जेड की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी, मतलब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगी और करंट और वोल्टेज दोनों फेज में होते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट। रेजोनेंस का मतलब होता है तालमेल, जहाँ पे जो तालमेल में है वो है करंट और वोल्टेज, मतलब यूं कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, और सेम फेज में होता है, ऐसा कब होता है जब सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो, मतलब जेड की वैल्यू कितनी हो गई आर के बराबर। अब अभी हमने देखा कि पावर फैक्टर cos फाई का फॉर्मूला होता है आर बाई जेड, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। दूसरा अगर आप जो है करंट की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि जेड की वैल्यू जो आर है वो मिनिमम वैल्यू है, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम एंड इट इज टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस व्हिच इज ई बाई आर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, दोनों सेम फेज में, तो फेज डिफरेंस को भी जीरो लिख सकते हो, और जेड अगर आर के बराबर है तो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम हो गई, ठीक है, एक्सएल एक्सी सेम है तो वीएल और वीसी की वैल्यू भी सेम होगी। ये सारी चीजें जो है वो रेजोनेंस के दौरान होती है, तो ये समरी बता दिया कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के दौरान क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कब होता है, ठीक है। तो जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी करंट मैक्सिमम होता है, उस समय हम लोग बोलते हैं कि सर्किट रेजोनेंस में, ठीक है। तो करंट मैक्सिमम मतलब जेड की वैल्यू क्या हो गई मिनिमम, तो जेड की वैल्यू मिनिमम कब होगी, तो जेड का फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट। यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना तो हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब देखो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू 0 लेता हूँ, ठीक है, तो जेड क्या मिलता है, और ओमेगा की वैल्यू अगर इनफाइनाइट लेता हूँ तो जेड क्या मिलता है। जब दोनों ही वैल्यू रखोगे तो ओमेगा की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 अपॉन 0 क्या हो गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट। ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे यहाँ पे तो ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, उसमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट। तो दोनों ही केस में आंसर इनफाइनाइट आ रहा है, और हमें चाहिए जेड की वैल्यू क्या मिनिमम, तो हम क्या करते हैं कि भाई जेड विल बी मिनिमम व्हेन एक्सएल माइनस एक्सी इज 0। देखो जेड का फॉर्मूला ये है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, स्क्वायर है आप समझ रहे हो, तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो मिनिमम वैल्यू 0, तो इस टर्म को हम लोग 0 कर देते हैं, मतलब इस टर्म को 0 कर रहे हैं, तो एक्सएल और एक्सी को हमने क्या कर दिया इक्वेट, ठीक है। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन एल सी, दिस इंप्लाइज ओमेगा इज 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो एफ की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। इस फ्रीक्वेंसी के टाइम पे करंट जो है मैक्सिमम होता है, आप इस ग्राफ में देख सकते हो, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और करंट की वैल्यू जो है पीक पे है, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी पे। और अगर आप सर्किट में रेजोनेंस वगैरह चेंज करते हो तो करंट का फॉर्मूला रहता है ई बाई आर, ठीक है, जेड की वैल्यू आर के बराबर है, करंट ई बाई आर हो जाता है, तो आर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो करंट क्या होगा कम, तो लार्ज आर में करंट की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, स्मॉल आर में इतनी है। करंट को अगर तुम आर को अगर 0 करते हो तो ये ग्राफ इनफाइनाइट पे चला जाता है और फिर ऐसा, ठीक है, तो ये हो गया रेजोनेंट कर्व, ठीक है, ये चीजें थी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। नेक्स्ट इज पावर कंज्यूम्ड इन एन आरएलसी सीरीज सर्किट। अब मैं आप लोगों को ऑलरेडी आरएलसी में इंडिविजुअल पावर बता चुका हूँ, अब कॉम्बिनेशन का पावर बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो सपोज वोल्टेज फिक्स है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट को हम लोग अज्यूम करते हैं कि इट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय एन एंगल फाई, ठीक है। तो पावर जो होगा ये इंस्टेंटेनियस पावर है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, तो ये हो जाएगा E नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू दिस। अब इसको साइन ऑफ ए प्लस बी को मैं लिख देता हूँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और अब हम लोग जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर, और ये कॉस फाइव, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा बाई 2, और इंटू साइन फाइव लिखना मत भूलना, ठीक है।
तो ये है पावर की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो एवरेज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है, तो यहाँ पे ये ई नॉट आई नॉट बाहर है, साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ, कॉस फाई कांस्टेंट है, फिर साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज 0 होता है और 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये हो जाएगा ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाई। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम लोग जो है 2 को लिखते हैं √2 इंटू √2, और वोल्टेज सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन √2 ई नॉट अपॉन √2 होता है ई आर एम एस, और आई नॉट अपॉन √2 होता है आई आर एम एस। ठीक है, तो ये जो है जनरल फॉर्मूला हो जाता है फॉर फाइंडिंग द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आरएलसी सीरीज सर्किट। इस फॉर्मूला की मदद से या फिर इस फॉर्मूला की मदद से आप लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, तीनों में पावर फाइंड कर सकते हो। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस 0 होता है, तो फाई की वैल्यू 0 होती है, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 बचेगा, ये वैल्यू मतलब ये वैल्यू ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि वहां पे जो पावर की एवरेज वैल्यू होती है वो होती है ई नॉट आई नॉट बाई 2। और प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट दोनों में फाई की वैल्यू होती है पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 0 होता है, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड विल बी 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पावर फैक्टर, अभी हमने देखा कि एवरेज पावर होता है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये जो कॉस फाई है ये हमारा पावर फैक्टर है, कॉस फाई हो जाएगा एवरेज पावर अपॉन ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं कि पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर। ठीक है, और कॉस फाई का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है आर बाई जेड। ये दोनों चीजें आप लोगों को भूलनी नहीं। ठीक है, और अब हम लोग जो है इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो सिर्फ एसी पे काम करता है, ये डीसी पे काम नहीं करता, अदरवाइज ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, जल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर डीसी करंट फ्लो रहा है तो करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट की वजह से वो डैमेज होगा, तो इट वर्क्स ओनली ऑन एसी। दूसरा, इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, दूसरा ये एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस मतलब ये मोटर की तरह जो है वाइब्रेट नहीं करता, तो वाइब्रेशन लॉसेस नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इट इज अराउंड 95 to 99% ये एफिशिएंसी है इसकी। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी ट्रांसफार्मर के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर में क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है अगर आप एसी सप्लाई देते हो तो करंट फ्लो होता है, दैट इज आईपी, और उस करंट की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है प्राइमरी में, दैट इज ईबी। अब मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी में भी लिंक करता है, और सेकेंडरी में फ्लक्स अगर चेंज होता है तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है ईएस, जिसकी वजह से करंट होता है आईएस, और ये करंट जो है लोड को मिलता है। ठीक है, और जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो कोई भी अप्लायंस हो सकता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी होता है, तो एन पी डी फाई बाई डी टी। देखो फैराडे के लॉ के हिसाब से हमने फॉर्मूला लिखा है E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। अब एन पी जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के हैं, एन एस जो है नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के हैं, और ये फॉर्मूला हमारा पहला बनता है। सेकेंडरी में अगर सेम फॉर्मूला यूज करोगे तो ई एस हो जाएगा एन एस डी फाई बाई डी टी। ध्यान से देखना, दोनों फॉर्मूलाज में हमने फाई को सेम रखा है, फाई पी और फाई एस नहीं किया है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्लक्स जो प्राइमरी में वही फ्लक्स सेकेंडरी में लिंक कर रहा है। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो मिलेगा ई पी अपॉन ई एस इज एन पी अपॉन एन एस। ठीक है, पहली इक्वेशन तो मिल गई। ये इक्वेशन यूज करने से पहले हमेशा दिमाग में आना चाहिए कि क्या सर्किट में एसी सोर्स कनेक्टेड है या नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में बैटरी वगैरह सेल वगैरह कोई वर्ड यूज किया गया है कि भाई प्राइमरी में हमने बैटरी कनेक्ट करी है 10 वोल्ट की, तो आप ईपी की जगह 10 वोल्ट मत रख देना, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी विल बी 0, क्योंकि वो बैटरी है, बैटरी मतलब डीसी सोर्स है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिला। दूसरा अब आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है कि एन एस अपॉन एन पी जो होता है वो के होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टर्न्स रेशियो, या फिर हम लोग इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, दैट इज ऑलवेज एन एस अपॉन एन पी। अब आपको पता है कि दो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप में ऐसा होता है, प्राइमरी में टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा होता है, स्टेप अप। स्टेप डाउन में उल्टा होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा होता है प्राइमरी में और सेकेंडरी में बहुत कम। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली एन एस अपॉन एन पी की वैल्यू यहाँ पे होगी ग्रेटर देन 1, और एन एस अपॉन एन पी की वैल्यू यहाँ पे होगी लेस देन 1। तो एन एस अपॉन एन पी की होता है तो के इज ग्रेटर देन 1 और के इज
लेस देन 1, ठीक है। और क्योंकि NS अपॉन NP की होता है तो हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, हो जाता है EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS इज इक्वल टू 1 अपॉन K, बिकॉज NS अपॉन NP क्या होता है K। फॉर्मूला इतना एक्सटेंड किया, अब थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं इसको। अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है और आइडियल ट्रांसफॉर्मर पावर लॉस 0 होता है तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर क्या होता है सेम, और पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। यहाँ पे मैंने इनपुट का लिख दिया, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला यहाँ पे इज इक्वल टू आउटपुट का फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ ES इंटू IS, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग लिखेंगे EP अपॉन ES इज IS अपॉन IP। एक और फॉर्मूला मिल गया, इन सबको अगर हम मिक्स करते हैं, इसको और इसको मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है EP अपॉन ES इज IS upon IP is NP upon NS is equal to 1 upon K, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूरा वर्किंग वगैरह और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सब बता दिए। और लास्ट जो है दैट इज लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर 4 तरीके के लॉस होते हैं। सबसे पहला इज फ्लक्स लीकेज लॉस, ठीक है। मैं आपको सारे लॉसेस बता रहा हूँ और उनकी रेमेडीज भी साथ में बताऊंगा, ठीक है। सेकेंड जो है वो दैट इज वाइंडिंग लॉस या फिर कॉपर लॉस कहते हैं इसको, ठीक है। थर्ड इज एडी करंट लॉस, और फोर्थ जो है दैट इज हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। सुनना अच्छे से, फ्लक्स लीकेज लॉस। जैसे कि अभी हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पे जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स यहाँ पे सेकेंडरी में लिंक कर रहा है 100%, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, कुछ फ्लक्स एयर में लीक हो जाता है, ठीक है। तो फ्लक्स लीकेज तो हो रहा है, अब उसको कम करने के लिए रेमेडी क्या है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार का लिंब यूज करते हैं। इसी लिंब पे, मतलब ये आई शेप का बोल सकते हो आप, जैसे ये O शेप का वैसे आई शेप का होता है, इसी पे प्राइमरी लगाते हैं और इसी पे सेकेंडरी लगाते हैं, ठीक है। तो अब जो फ्लक्स प्राइमरी में है वो पूरा 100% फ्लक्स सेकेंडरी में लिंक करता है। तो मैंने आपको फ्लक्स लीकेज लॉस के बारे में बताया, उसकी रेमेडी भी बता दी कि आई शेप का आपको कोर यूज करना है। दूसरा इज वाइंडिंग लॉस। वाइंडिंग लॉस मतलब ये जो कॉपर की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें जो है हीट लॉस होता है, ठीक है। इसको अगर हमें कम करना है तो रेजिस्टेंस को कम करना है, R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। तो रेजिस्टेंस कम करोगे मतलब एरिया बढ़ा दो, तो थिक कॉइल्स आपको यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस क्या होता है, तो किसी भी मेटल में अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कट कर रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है घट रही है, वो बढ़ोगे से ट्रांसफॉर्मर में तो ऐसा होगा क्योंकि करंट बढ़ रहा है घट रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी घटेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है। तो वो एडी करंट को कम करने के लिए क्या करना होता है, ऐसा ब्लॉक यूज मत करो, ये जो आपको यहाँ पे सॉलिड ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, वो यूज नहीं करना है। उल्टा ये स्लॉट्स दिख रहे हैं ऐसे, मतलब इस ब्लॉक के टुकड़े कर दिए, फिर उन टुकड़ों को चिपकाया, लैमिनेट करके वहां पे चिपका दिया, ठीक है। तो पहले तो इसके हम लोग स्लॉट्स बनाते हैं, और यहाँ पे देखो ये टुकड़े करने की वजह से जो एडी करंट पहले पूरे ब्लॉक में घूम रहा था, अब उसको रास्ता कम मिला है सर्कुलेट करने के लिए, ठीक है। और लैमिनेशन हम लोग कर देते तो करंट एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में भी मूव नहीं करता, मतलब ये जो शीट्स हैं इनमें भी आपस में मूव नहीं करता। तो आप एडी करंट लॉस अगर कम करना है तो आपको दो चीजें करनी है, एक तो आप उसके स्लॉट्स बनाओ या शीट्स बनाओ पतली पतली, और फिर उसको लैमिनेट करो, ठीक है। एंड लास्ट इज हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस के लिए डायग्राम बताया गया यहाँ पे। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है तो वो जो कोर होता है, ये जो कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड घटती है तो वो या जीरो होती है तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस का ये ग्राफ है, और एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो बताता है लॉसेस। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना लॉसेस ज्यादा। तो आप देख सकते हो कि जो सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन का ये ब्लू वाला ग्राफ है जिसका एरिया बहुत कम है तो उसके लॉसेस बहुत कम है। तो सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो ये सारे लॉसेस और इनकी रेमेडीज मैं आपको बता चुका हूँ। 2 मार्क में खाली लॉसेस और उसके रेमेडीज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा AC चैप्टर खत्म होता है बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।